गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत कितने प्रकार के संरक्षण किए जा सकते हैं उसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज, साथ में कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी की सीरीज और क्विज टाइप के प्रश्न भी उपलब्ध हो रहे हैं। तो आप इन सभी मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए आज समझते हैं कि संरक्षण की विधि क्या है। वैसे हम लोगों ने जब जैव विविधता की शुरुआत की तो वहां पर हमने यह समझा था जैव विविधता आवश्यक क्यों है और इसका संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है, और संरक्षण किसका किया जाए, यह सुनिश्चित करने का कार्य IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक करती है। और उसी दृष्टिकोण से हम लोग संरक्षण के कुछ मैकेनिज्म की चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत रामसर आर्द्र भूमि थी, साइट्स था, ट्रैफिक था, CWT, साथ में हम लोगों ने देखा CMS की चर्चा की और हॉट स्पॉट की चर्चा किए। इन सभी माध्यमों से हम जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। लेकिन संरक्षण की और भी विधियां हैं, जिन विधियों के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की स्पीशीज का संरक्षण सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। आइए समझते हैं किस प्रकार से संरक्षण हम लोग किसी स्पीशीज का करते हैं। यहां पर इसके विषय में हम लोग प्रारंभ में भी चर्चा किए थे, लेकिन आज थोड़ा उसका हम डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने डिस्कस करेंगे और इसकी भी चर्चा आगे 3-4 क्लासों में की जाएगी। सबसे पहले यहां पर हमको यह ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें संरक्षण, तो संरक्षण होता है यह मुख्य रूप से दो विधि से किया जाता है। मुख्य दो ही विधि है। एक विधि होती है जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक। क्या कहते हैं? प्राकृतिक। प्राकृतिक को ही हम कहते हैं इन सीटू। क्या कहते हैं? इन सीटू। अर्थात यह होता है स्थानिक मेथड। क्या है? स्थानिक। दूसरा है उसको कहते हैं कृत्रिम विधि। कैसी विधि है? कृत्रिम विधि। दो ही विधि है, एक प्राकृतिक विधि है और एक विधि है उसको कहते हैं कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि को हम कहते हैं यक्स सीटू। यक्स सीटू को कहते हैं बहिर स्थानिक। अर्थात संरक्षण की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। एक तो स्थानिक विधि है, अर्थात किसी भी स्पीशीज का संरक्षण जब उस पर्टिकुलर स्पीशीज के मूल प्राकृतिक आवास में ही सुनिश्चित कर दिया जाए तो उसको हम कहते हैं क्या? इन सीटू मेथड, अर्थात स्थानिक विधि। और अगर किसी स्पीशीज का संरक्षण कृत्रिम तरीके से उसके प्राकृतिक आवास से अलग किसी कृत्रिम आवास में किया जाए तो उसको हम कहते हैं बहिर स्थानिक विधि से संरक्षण सुनिश्चित किया गया। मुख्य रूप से दो ही विधियां हैं। लेकिन प्रश्न है कि जिसका संरक्षण किया जाता है उसमें बहुत से वनस्पति जगत के होते हैं और बहुत से जो होते हैं वो जंतु जगत के होते हैं। तो अगर हमने इस पे डिस्कशन किया है, अगर यहां पर कोई वनस्पति जगत का है तो उसका संरक्षण करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बोटेनिकल गार्डन का। किसका? बोटेनिकल गार्डन का यहां पर प्रयोग करते हैं। और अगर किसी प्रकार का कोई प्राणी है, इसका संरक्षण करना है तो उसके लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? ये होती है चिड़ियाघर। तो हम लोग IUCN के अनुसार पढ़ चुके हैं कि ऐसी स्पीशीज जो विलुप्त हो गई है वह तो ना तो यहां पे है ना तो वहां पे है, कहीं नहीं हो, सर्वत्र से समाप्त हो चुकी। लेकिन जो जंगल से विलुप्त है इसका तात्पर्य वह अभी कृत्रिम संरक्षण के दायरे में विद्यमान है। कृत्रिम संरक्षण का तात्पर्य यह है कि अभी वह बोटेनिकल गार्डन में विद्यमान होगी या तो अभी वह चिड़ियाघर में विद्यमान होगी। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि कोई प्राकृतिक विधि से संरक्षण सुनिश्चित किया जाना है
तो यहां पर भी कई मैकेनिज्म हमारे सामने आते हैं। यहां पर कई प्रकार की विधियां हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं उसको भी थोड़ा हम ध्यान देते हैं। यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे सामने आते हैं नेशनल पार्क आते हैं। क्या आते हैं? नेशनल पार्क आता है। और यदि प्राणी का संरक्षण किया जाना है तो प्राणी के लिए हम जैसे बनाते हैं टाइगर रिजर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टाइगर रिजर्व बनाते हैं, एलिफेंट रिजर्व बनाते हैं, राइनो का रिजर्व बनाते हैं। तो ये सब विधि है जिस विधि से हम प्राणियों का भी संरक्षण सुनिश्चित करते हैं। अंगुल रिजर्व है, हिरण के रिजर्व, बहुत प्रकार के रिजर्व बनाए जाते हैं। लेकिन इसका संरक्षण प्राकृतिक विधि से किया जाता है। यह तब किया जाता है जब वह स्पीसीज अभी इतनी संख्या में विद्यमान है कि वह प्रकृति में सरवाइव कर सकता है। अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी के स्पीसीज होते हैं या इंडेंजर्ड की स्पीसीज के प्राणी होते हैं। लेकिन जो जंगल से विलुप्त वाले प्राणी होते हैं या कोई स्पीसीज है, उनका संरक्षण हम इस विधि से करते हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है, अब बहुत से ऐसे भी स्पीसीज हैं जिनका संरक्षण, यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बारीकी से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर अगर प्राकृतिक है तो प्राकृतिक का क्या तात्पर्य है और कृत्रिम का क्या तात्पर्य है, यह थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं। प्राकृतिक का तात्पर्य है कि यहां पर मुख्य रूप से हम बात करते हैं उसके प्रजनन की। किसकी बात करते हैं? प्रजनन की। अर्थात यहां पर जो प्रजनन होगा यह प्राकृतिक मेथड से ही होगा, इसमें किसी प्रकार का आर्टिफिशियल मैकेनिज्म यूज नहीं किया जाएगा। अर्थात वह स्पीसीज स्वयं अपनी स्पीसीज की पॉपुलेशन का संवर्धन करेगी, अपने से अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का कार्य करेगी। अर्थात उसके लिए किसी प्रकार का हम आर्टिफिशियल मैकेनिज्म प्रयोग नहीं करेंगे। अर्थात फर्टिलाइजेशन यहां पर जो होगा यह नेचुरल होगा। यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होगा यह भी कृत्रिम होता है। इसका तात्पर्य है यहां पर सिर्फ इनका संरक्षण किया जाता है। संरक्षण का तात्पर्य है इस स्पीसीज का जो प्राकृतिक आवास है उसको कोई विनष्ट ना कर दे, इस प्राकृतिक आवास में विद्यमान प्राणी का कोई शिकार ना कर ले। अर्थात इस प्रकार के अनाधिकृत कार्यों को रोकने का कार्य सिर्फ यहां पर किया जाता है। या किसी प्रकार की महामारी फैल चुकी है या कोई बीमारी हो गई है तो फिर उससे उस प्राणी की सुरक्षा करने की बात की जाएगी। लेकिन वह प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करेगा और अपनी आबादी को बढ़ाने का उत्तरदायित्व तो स्वयं निभाएगा। इस सारा मैकेनिज्म कृत्रिम विधि में होता है, इन सिटू मैकेनिज्म में होता है। लेकिन यहां पर पूरी जिम्मेदारी कृत्रिम मेथड पर जाती है। अर्थात उनका ट्रीटमेंट भी होगा, उनका फर्टिलाइजेशन होगा, सब कुछ कृत्रिम मैकेनिज्म से यहां पर सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जिनको हम प्रकृति में छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रकृति में छोड़ देंगे तो सरवाइव कर ले जाएंगे। अर्थात उनका कोई और स्पीसीज का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन वह स्पीसीज इस योग्य नहीं है कि वह अपनी पॉपुलेशन को स्वयं बढ़ा पाए। बात समझिएगा। अर्थात वह तो प्रकृति में सरवाइव कर सकता है लेकिन वह अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए अकेले सक्षम नहीं है। अर्थात हो सकता है उस पर्टिकुलर एरिया में केवल मेल हो या उस पर्टिकुलर एरिया में केवल फीमेल हो, तो ऐसे में वो सरवाइव तो कर ले जाएंगे लेकिन अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं पाएंगे। ऐसे में हमको अब दोनों मैकेनिज्म का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्थात बहुत से ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनका संरक्षण हम इन सीटू प्लस एक्स सीटू दोनों मैकेनिज्म के कंपोजिशन से सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। उस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहां पर संरक्षण की दो विधि, एक विधि है जिसको कहते हैं हम लोग इन सीटू और एक विधि है जिसको कहते हैं एक्स सीटू। दो मैकेनिज्म हो गया और दोनों का जहां पर कंपोजिशन होता है वहां पर होते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं। क्या होते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं। अर्थात यहां पर
हम दोनों का प्रयोग करेंगे। आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक और आवश्यकता अनुसार कृत्रिम, दोनों विधियों का हम प्रयोग करेंगे। बहुत से ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनका संरक्षण हम दोनों मैकेनिज्म से सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। बाकी हम सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। बस अभी हम क्रक्स आपको बता रहे हैं कि संरक्षण की जो विधियां हैं एक कैसे काम करती हैं। तो यहां पर सब कुछ प्राकृतिक, यहां पर सब कुछ कृत्रिम, यहां पर प्राकृतिक और कृत्रिम का मिला जुला रूप होता है। और इसी में दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है वन्य जीव विहार हो जाता है, एक वन्य जीव विहार होता है और एक हो जाता है वन्य पक्षी विहार। दो होते हैं, एक वन्य जीव विहार और एक होता है वन्य पक्षी विहार। दो प्रकार के यहां पर मैकेनिज्म हो जाते हैं और दोनों में हमको उत्तर प्रदेश के विषय में स्पेशल चर्चा करनी है। हम आगे कर लेंगे कि कितने उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभ्यारण्य हैं और कितने पक्षी विहार हैं, कितने जीव विहार हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये एक तो हो गया पूर्णतः कृत्रिम, पूर्णतः प्राकृतिक, एक होता है पूर्णतः कृत्रिम, और एक है जिसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों का मिला जुला रूप हमारे सामने देखने को मिलता है। अब यहां पर बात आती है कि ऐसा भी बहुत सा क्षेत्र होता है जहां का हम बात करें तो उसका स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों काफी ज्यादा सेंसिबल हो गया है, काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गया है या काफी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। अर्थात वहां के स्थल का भी संरक्षण करना होगा, वहां के वायु को भी संरक्षण करना होगा, वहां के जल को भी संरक्षित करना होगा। अर्थात वहां पर केवल इस विधि से काम चलने वाला नहीं है। अर्थात जो क्षेत्र काफी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, जहां का बात करें स्थल मंडल भी प्रदूषित हो गया है, वायुमंडल भी प्रदूषित हो गया है, जल मंडल भी प्रदूषित हो गया है, ऐसे क्षेत्र के इसका संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं, अर्थात उसके अंतर्गत अब सभी मैकेनिज्म शामिल हो जाएंगे, हर प्रकार का मैकेनिज्म शामिल हो जाएगा। और इस विधि को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। क्या कहते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अर्थात इसके अंतर्गत हम लोग जल मंडल, साथ में स्थल मंडल और वायुमंडल का संरक्षण सुनिश्चित करने की बात करते हैं। एक तो मैकेनिज्म हो गया जिसके अंतर्गत पूर्णतः हम लोग प्राकृतिक विधि का प्रयोग करते हैं, एक मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत हम पूर्णतः कृत्रिम विधि से संरक्षण सुनिश्चित करते हैं, एक मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत हम लोग कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों विधियों से संरक्षण सुनिश्चित करते हैं, और एक विधि ऐसी है जिसके अंतर्गत हम वहां के स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों का संरक्षण सुनिश्चित करने की बात करते हैं, क्योंकि वह क्षेत्र काफी ज्यादा संवेदनशील हो चुका है पर्यावरण के दृष्टिकोण से। तो उसको हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करते हैं। एक प्रकार से मुख्य रूप से भारत में यह संरक्षण की कुछ विधियां हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं, और इसी दृष्टिकोण से कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं जो हमको देखना है, और फिर इसी पर हम लोग फर्दर चर्चा अगले क्लासों में क्रम से करेंगे। क्रम से हमको सब पर चर्चा करनी है, लेकिन यहां पर अब एक आंकड़े को हम यहां पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। यह लेटेस्ट आंकड़ा है और यहां से प्रश्न प्रासंगिक है, पूछा भी जाएगा। आंकड़ा ए है, ये जो आंकड़ा है ध्यान रखिएगा, एनविस सेंटर, किसका आंकड़ा है? ए है एनविस सेंटर। यहां पर कलर बदलना पड़ेगा लग रहा है, ठाक ले लेते हैं। हाँ, एनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज। और इस अनुसार जो आंकड़े हमारे पास हैं, क्या याद कर लीजिएगा, प्रश्न पूछ, ये एथेंटिक आंकड़े हैं। यहां पर हमारे सामने दो आंकड़ा है, एक आंकड़ा है जो 2021 का है,
और एक आंकड़ा है जो वर्तमान का है अर्थात 2023 का। अगर हम बात करें 2021 में हमारे पास कुल कितने संरक्षित क्षेत्र थे भारत में, टोटल कितने संरक्षण की विधि हैं, इसके अंतर्गत हम कई प्रकार के आगे रिजर्व की बात करेंगे, सब मिला जुला के कितने संरक्षित क्षेत्र हैं भारत में, उनकी संख्या टोटल कितनी है, तो 987 थी 2021। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो 998। कितनी है, 998। साथ में इनका जो एरिया है पहले था कितना, तो यहां पर था 1,73,053 था वर्ग किलोमीटर, यहां पर कर लीजिएगा वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में जो एरिया है यह है 1,73,629 वर्ग किलोमीटर एरिया है, जो वर्तमान में संरक्षण के दायरे में आती है। साथ में संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत विद्यमान है, अर्थात जैसे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 100% के अंतर्गत जो हमारे संरक्षित क्षेत्र हैं इनका परसेंटेज कितना आता है, यह है 5.2% 2021 में। वर्तमान में यह परसेंटेज बढ़कर के कितना हो गया, ये हो गया 5.28%, अर्थात वर्तमान में हम लोग संरक्षण के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं और ज्यादा हम एरिया को संरक्षित करने की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार वर्तमान में और अतीत में जो हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान थे, नेशनल पार्क, इनकी संख्या 106 है। कितनी है, 106 है। साथ में अगर हम देखें हमारे पास जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, वन्यजीव अभ्यारण्य, वैसे नेशनल पार्क जो है यह इन सीटू मैकेनिज्म है। कैसा है, इन सीटू मैकेनिज्म है। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, इन सीटू प्लस एक्स सीटू दोनों आ जाता है। यहां पर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इनकी संख्या पहले तो थी 564, वर्तमान में हो गई 567, अर्थात 3 यहां पर बढ़े हैं। इसी प्रकार अगर बात करें हमारे जो संरक्षण रिजर्व हैं, इसके अंतर्गत हम लोग टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, गैंडा रिजर्व की बात करते हैं, इनकी संख्या अतीत में थी 99 और वर्तमान में ये बढ़कर के हो गई है 105। साथ में हम बात करें जो हमारे पास कम्युनिटी रिजर्व थे, कौन से रिजर्व थे, कम्युनिटी रिजर्व थे, सामुदायिक जो रिजर्व हैं, इनकी संख्या अतीत में जो थी 218 थी और वर्तमान में ये बढ़कर के हो गई है 220। तो हम लोग इन सब पर चर्चाएं करेंगे क्रम से। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इन सीटू के अंतर्गत जो हमारे पास उपलब्ध राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनकी चर्चाएं हम लोग करेंगे। उसी प्रकार हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्य की भी चर्चा करेंगे, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत ही हम लोग सामुदायिक रिजर्व की भी बात करेंगे। इन सब चर्चाओं को हम लोग तो करेंगे, लेकिन अब क्रम से हम एक एक टॉपिक की चर्चा नेक्स्ट क्लास से प्रारंभ करेंगे। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।